अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, इन दोनों में फ़र्क समझेंगे। तो जैसे पहले पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। फिर उसके बाद हमने oogenesis का सारा प्रोसेस देखा था कि कैसे oogoनियाज डिफ्रेंशिएट होकर oocytes बन रहे थे। तो अभी हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया हैं, स्पर्मेटोगोनियाज, वो डिफ्रेंशिएट होके स्पर्मेटोजुआ बनाएं, स्पर्मेटोजुआ। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हम देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया क्या थे, और हम पीछे रिकॉल करें तो कैसे हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो थे वो एपीब्लास्ट में सेकंड वीक में आके शो हो रहे थे। एपीब्लास्ट के बाद ये जा रहे थे योक सेक में फोर्थ वीक तक। उसके बाद ये फर्दर माइग्रेट करके डेवलपिंग गोनाड्स में जा रहे थे, आपको याद होगा, नियर अबाउट फिफ्थ वीक तक। तो जो डेवलपिंग गोनाड्स में जो टेस्टीज़ में हमारे जर्म सेल गए थे उनको हम कह रहे थे स्पर्मेटोगोनिया। जो हमारे ओवरीज में गए थे हम उसको कह रहे थे oogoनियास। और आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है जब प्यूबर्टी की एज शुरू होती है। 15 to 16 की एज में ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे स्पर्मेटोगोनियाज डिफ्रेंशिएट होते हैं स्पर्मेटोजुआ में। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारा oogenesis का प्रोसेस था या स्पर्मेटोजेनेसिस का भी जो प्रोसेस है, ये दो हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर ये प्रोसेस शुरू होता है। तो LH और FSH। तो अभी देखते हैं कि होगा क्या कि जो हमारे स्पर्मेटोगोनियाज आए थे टेस्टिस के अंदर, तो वो तब तक डिफ्रेंशिएट या एक्टिवेट नहीं होंगे, मेच्योर नहीं होंगे जब तक प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती। तो देखते हैं होता क्या है कि जो हमारी जो प्यूबर्टी की एज आ जाती है तब फिर हमारा LH हार्मोन और FSH हार्मोन जो हैं वो oogenesis में भी वही काम कर रहे थे और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इनका ही काम होगा। देखते हैं कि हार्मोनल वर्क कैसे होता है। तो जो हमारा LH हार्मोन है वो एक्टिवेट करेगा लीडिंग सेल्स को, एक्टिवेट करेगा लीडिंग सेल्स को, और लीडिंग सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करवाएंगे किसको, टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, स्टिमुलस देगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, सर्टोली सेल्स को, स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स क्या है, ये जो हमारे मेल गैमेट सेक्स कोड में पड़े हैं, इनके बाहर एक फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग होगी, वो सर्टोली सेल्स की होगी। तो सर्टोली सेल्स का क्या काम होगा, ये जो अंदर इसके अंदर पड़े होंगे हमारे मेल गैमेट्स, उनको फर्दर मैच्योर और एक्टिवेट करेगा। ये हमने इनका देखा हार्मोनल वर्क। अभी देखते हैं कि जब हार्मोन का इन्फ्लुएंस आता है तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के ऊपर क्या असर आता है। तो जो हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, जब हार्मोन का इन्फ्लुएंस आएगा तो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे स्टेम सेल्स में, स्टेम सेल्स में। फिर स्टेम सेल्स रिलीज़ करेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। फिर टाइप ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी में। फिर स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी के ऊपर स्टार्ट होगी माइटोसिस। माइटोसिस के रिजल्ट में ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ तक इसके ऊपर हुई माइटोसिस। लेकिन अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर होगी क्या, मियोसिस वन, मियोसिस वन। आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी जब मियोसिस वन हो रही थी oogenesis में, तो वो उधर प्रोफेज वन में अरेस्ट
अरेस्ट हो रही थी और मियोसिस 1 अरेस्ट हो रही थी 13 से 14 साल तक, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही थी। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो हमारी मियोसिस 1 होगी वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी 22 डेज़ तक ये मियोसिस अरेस्ट रहेगी प्रोफेज़ 1 में, लेकिन 22 डेज़ तक। फिर 22 डेज़ के बाद अपना प्रोफेज़ 1 कंप्लीट, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी और ये हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी, जिसके रिज़ल्ट में जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो क्या बनेगा, स्पर्मेटेड मतलब अब स्पर्म तो बन गया ये, लेकिन ये मैच्योर नहीं है। फिर स्पर्मेटेड कन्वर्ट होगा, कुछ प्रोसेस होंगे इसके ऊपर जिसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजुआ जो है वो हमारा मैच्योर स्पर्म है। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटेड से लेके स्पर्मेटोजुआ के बीच में जो प्रोसेस होंगे और स्पर्मेटोजुआ बनेगा स्पर्मेटेड से, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। और जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो है स्पर्मेटोगोनियाज कन्वर्ट हो स्पर्मेटोजुआ में, मतलब स्पर्मेटोगोनिया वो सारे कन्वर्ट हो गए स्पर्मेटोजुआ बन जाएं, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटेड और स्पर्मेटोजुआ के बीच में जो प्रोसेस होंगे, इस सारे प्रोसेस को, कन्वर्जन को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस को हम लिखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे स्पर्मेटेड जो हैं, स्पर्मेटेड वो डिफ्रेंशिएट होके स्पर्मेटोजुआ बन जाए, स्पर्मेटोजुआ। तो इसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हमारा वो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटोजुआ के सफ़र तक, वो सारा कहलवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटेड की कन्वर्जन होती है स्पर्मेटोजुआ में। इसमें कुछ 3-4 स्टेप्स हैं, वो हम देखते हैं कि पहला स्टेप जो है उसमें क्या होता है, एक्रोसोमल फार्मेशन होती है, एक्रोसोम की फार्मेशन होती है। एक्रोसोम क्या है, जो स्पर्म का ऊपर वाला जो नोकीला जो पार्ट है जिसका काम होता है पेनिट्रेट करना ओवम के अंदर, तो इसकी एक्रोसोम की फार्मेशन। दूसरा स्टेप क्या है, न्यूक्लियस की कंडेंसेशन। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस होगा। फिर तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में इसकी नेक बनती है और मिड रीजन यानी बॉडी भी बनती है, मिड रीजन, और टेल भी बनता है। तो जो इसकी नेक भी बनती है और बॉडी भी बनती है और टेल भी बनता है। तो ये तीसरा प्रोसेस है। और चौथे प्रोसेस में क्या होता है, चौथे प्रोसेस में जो फालतू की चीज़ें होती हैं, जो रेजिडुअल्स बॉडीज़ होती हैं, रेजिडुअल बॉडीज़ की शेडिंग, चौथा प्रोसेस ये होता है। जब ये शेडिंग हो जाती है तो ये मैच्योर स्पर्म बन जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजुआ। ये सारा प्रोसेस था जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या फ़र्क है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।